आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, न्यू चैप्टर जो कि चैप्टर 12 है। और इसमें कह रहा है 2 का क्वेश्चन मिक्स करें, इसका मतलब एक ही है। आई डोंट नो, इसका नो आइडिया, मुझे आइडिया नहीं है इसका। अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, 12th चैप्टर है बच्चों, ठीक है, जो है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के हवाले से है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के हवाले से है बच्चों। इसमें क्या होगा बच्चों, हमने जो मतलब हमने तो नहीं, पहले से ही मालूम होते हैं, ठीक है, कि हमने क्या करना है बच्चों के डिफरेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उनके जो है ना हमने 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है या 3D जो उनका स्ट्रक्चर है बच्चों, हमने उसको डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करना है यहाँ पे, 3D स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है बच्चों। अब वो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, उसमें वो प्रोटीन भी हो सकता है, उसमें प्रोटीन भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, एटसेट्रा बच्चों, ठीक है। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है यस। कि उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रोटीन है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, कि अब उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाउ दे इंटरेक्ट, हाउ दे इंटरेक्ट, इंटरेक्ट। ठीक है। और उसके बाद अगर एनी चेंज उनमें आ जाता है, कि एनी चेंज जो उनमें अकर हो जाता है, कि एनी चेंज या हाउ चेंजेस इन शेप, ठीक है, हाउ चेंजेस इन शेप काजेस डिजीज, ठीक है, चेंजेस काजेस डिजीज। यहाँ तक मैं इस बात को रिपीट करता हूँ बच्चों कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी क्या होता है, कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं। अब वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं बच्चों? प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इसी तरीके से आप लिपिड्स की फर्दर बात कर लें, इवन कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लें, इनकी स्ट्रक्चर की बात हो रही है बच्चों। इनके 3D स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और उसके बाद जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं तो हमें ये चीज पता चलता है कि हाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर इंटरेक्ट विद ईच अदर, इंटरेक्टेड विद ईच अदर। और साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि अगर इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए तो फिर डिजीज कैसे काज होते हैं, कि हाउ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल लीड्स टू द डिजीजेस। बात यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस। हाँ। अब स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं और उनकी जो 3D शेप्स है या स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि इट फोकसेस ऑन मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर हेल्प्स एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करता है? उनके मॉलिक्यूलर फंक्शन को, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन कैसा है, और उनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है बच्चों, उनमें उन मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है, इस चीज को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बच्चों। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों फोकस ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, की ये जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है, अब इसका मेन पर्पस क्या है, क्या करते हैं हम, कि ये क्या करता है बच्चों? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर फंक्शन, की जो मॉलिक्यूल है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस चीज को। स्टडी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, की जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उनको स्टडी करना, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कि भाई उनका स्ट्रक्चर कैसा है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, किस तरह के बच्चों वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज है टेक्निक यूज्ड इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इनसे, बोलो, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है, सारे फॉर्मेटिव सर। फॉर्मेटिव है। तो आप लोग क्या कहते हो इस बारे में? आगे नहीं चले। पढ़ते सर। बस ये देखें, आज शेर मोहम्मद भी कह रहा है सर जी नहीं पढ़ते, वरना ये भी डेली बेस पे कह रहा होता है सर एक कंफ्यूजन है। ठीक है। अच्छा बच्चों आगे हम चलते हैं बच्चों, एम्स ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, एक्सप्लेनिंग द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है, रेप्लिकेशन है, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर वो किस तरीके से वर्क करता है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है। और उसके बाद डेवलपिंग न्यू ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज, बच्चों न्यू न्यू सारी सी बात है, जो डिजीज है उन डिजीज के नए नए जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं और जो न्यू थेरेपीज हैं बच्चों, उनको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के जरिए उनको हम डेवलप करते हैं। और उसके बाद डिजाइनिंग द नोवेल बायोमॉलिक्यूल्स, बच्चों नोवेल बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो या तो न्यूली डिस्कवर्ड हो, क्या हो, या तो न्यूली बच्चों Newly डिस्कवर्ड हो। discovered। अगर न्यूली डिस्कवर्ड नहीं है तो Newly मतलब discovered। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं बच्चों, जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं, कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं, इस मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम दे रहे हैं नोवेल बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि उनको डिजाइन किया जाता है, उनको सिंथेसिस किया जाता है,
ठीक है, कि या तो क्या हो बच्चों न्यूली डिस्कवर्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो या फिर इंजीनियर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, मतलब जिनकी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया हो। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बच्चों के अंडरस्टैंडिंग द डिजीज मैकेनिज्म, कि भाई डिजीज है वो किस तरीके से काज होता है, कि डिजीज है जेनेटिकली भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये डिजीज है बच्चों वो जेनेटिकली भी हो सकता है। ठीक है, और वो डिजीज हो सकता है कि सेलुलर प्रोसेस के जरिए हो। ठीक है, सेलुलर प्रोसेस के जरिए बच्चों, अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो हेलो, यस अब आ रही है। लाइट फिर चली गई थी, अभी हमने डाटा यूज किया। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ में आई है मैं क्या कह रहा था। मैंने कहा था कि कोई डिजीज मैकेनिज्म है। ठीक है, ये स्क्रीन भी ब्लैंक करने लगे, देखें क्या क्या रोल है आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं। हाँ जी, ओके आप बताएं, यस पहले स्टार्ट करें। अच्छा बच्चों, यस अब उसके बाद बच्चों ये अंडरस्टैंडिंग द डिजीज मैकेनिज्म में हमने बात की कि वो जो डिजीज है वो कैसे काज होता है, जेनेटिकली काज होता है या कोई सेलुलर प्रोसेस के जरिए काज होता है या कोई सडन डेथ होती है सेल की, किस तरीके से कोई फॉरेन पार्टिकल है वो किस तरीके से डिजीज कर रहे हैं, इन सारी चीजों को समझा जाता है। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, कि कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस है, कि ड्रग डिस्कवरी में या डेवलपमेंट में, वैक्सीन के डेवलपमेंट में, एंजाइम इंजीनियरिंग में, मतलब एंजाइम की उसके स्ट्रक्चर को, उसके जो जेनेटिक मॉलिक्यूलर जो शेप है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो जाहिर सी बात है एंजाइम है, तो एंजाइम किसका बना हुआ है, अमीनो एसिड्स के। अब उन अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है उसको चेंज करना एक्सेट्रा, तो मतलब एंजाइम को क्या किया जाता है बच्चों, जेनेटिकली उनको सिंथेसाइज किया जाता है, उनमें मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। अब उसके बाद बच्चों कैंसर रिसर्च में जो है इसको यूज किया जाता है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होती हैं बच्चों उनको स्टडी करने के लिए इस स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ऑनलाइन डेटाबेसेस। अब वो क्या नाम है, वो आई भी है, एमन आई भी है, एमन आई भी है। नहीं वो ज्वाइन कर रही है बट नहीं हो पा रहा उससे। अच्छा, अच्छा बच्चों आगे है ऑनलाइन डेटाबेसेस फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। देखो ऑनलाइन डेटाबेसेस बच्चों बहुत सारी हैं, क्या है, बहुत सारी है। अब फॉर एग्जांपल मैं प्रोटीन के हवाले से बात कर रहा हूँ, प्रोटीन के हवाले से बच्चों एक ऑनलाइन डेटाबेस यूनिप्रोट, और दूसरा जो नहीं है आपकी जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, प्रोटीन डेटाबेस, ठीक है, डाटा बैंक, प्रोटीन डाटा बैंक। इसी तरीके से बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी मौजूद है, इसी तरीके से लिपिड्स के लिए भी मौजूद है, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड के लिए भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बच्चों न्यूक्लिक एसिड के लिए, जो न्यूक्लिक एसिड है उसके लिए बच्चों जो एक आप कह लें कि जो डाटाबेस है उसका नाम है जीन बैंक, जीन बैंक। बात समझ में आ गई, जेन बैंक, यहाँ तक बात ओके है। ठीक है, ये मशहूर तरीन ऐसा समझ लें कि जो न्यूक्लिक एसिड के लिए यूज होता है वो जेन बैंक है, और इसी तरीके से प्रोटीन के लिए बच्चों वो यूनिप्रोट है, इसी तरीके से प्रोटीन डाटा बैंक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर आप लिपिड्स वगैरह के लिए अगर करना चाहें तो लिपिड्स के लिए बच्चों जो डाटा बेस है वो है पब कैम, पब ओके, क्या है बच्चों, पब कैम है। अब इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी है, और भी ऐसे बहुत सारे बच्चों जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए जो डाटाबेसेस हैं वो मौजूद है। यहाँ तक बात क्लियर है। डाटाबेस का मतलब ये है कि बच्चों ऑनलाइन वेबसाइट है, और ये ऑनलाइन वेबसाइट उन तमाम मॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का या जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उनका जो डाटा है वो स्टोर करके रखते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, उनका स्ट्रक्चर स्टोर करके रखते हैं। बात क्लियर है। यस ऑनलाइन डेटाबेस का का मतलब समझ आ गया ना कि भाई ये वो वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं। कौन सी वेबसाइट होती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं, और ये क्या करती हैं बच्चों, डाटे को स्टोर करके रखती हैं। इज इट क्लियर। यस महक बच्चे आपका गला तो नहीं खराब आज, महक बैठी हुई है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि सेवरल ऑनलाइन डेटाबेस स्टोर थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो डाटा है थ्री डिमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टोर करके रखती हैं। These databases help the scientists to understand the molecular structure, function and interaction in biological system। ठीक है, कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और यही चीज मतलब इन्हीं चीजों को इसी डेटाबेस को वो साइंटिस्ट है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। अच्छा बच्चों आगे है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस इज प्रोटीन डाटा बैंक।
ठीक है, पीडीबी। ये जो नीचे वाली बल्कि हाँ ऊपर वाली वेबसाइट है बच्चों, ये वर्ल्ड प्रोटीन पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक, ठीक है, इस वेबसाइट की आपके बुक में बात की गई है। और इससे रेलिवेंट एक और भी है बच्चों, ये RCSB पीडीबी, ठीक है, तो ये भी एक वेबसाइट है बच्चों जो कि किसके लिए, इसी प्रोटीन का एक डाटा बैंक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी वही जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं उनको, उनका जो थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर है बच्चों वो देखा जा सकता है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद प्रोटीन डाटा बैंक इज फ्रीली एक्सेसिबल ऑनलाइन डाटाबेस, के भी कोई भी उसको फ्रीली एक्सेस कर सकता है, वरना बहुत सारे बच्चों ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है या कोई यूनिवर्सिटी की जो जीमेल है वो यूज करनी पड़ती है। तो बट ये जो ना फ्रीली एक्सेसिबल है तमाम लोगों के लिए, सारे बंदे जो ना यहाँ से डाटा देख सकते हैं। अब ये वेबसाइट भी साथ में दी हुई है बच्चों, इट स्टोर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग, मतलब ये सब की बात करें कि यहाँ पे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का भी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वगैरह का भी जो डाटा है वो भी मौजूद है बच्चों। अब हिस्ट्री एंड मैनेजमेंट बच्चों, ये 1971 में बच्चों ये एस्टेब्लिश किया गया था एंड मैनेज बाय वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डाटा बैंक, ठीक है, कंसोर्टियम, जो वो बच्चे क्या करते हैं कि इसको उस मैनेज करते हैं। अब उसके बाद कंसोर्टियम इंक्लूड्स द इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि अब ये जो इनका ये जो कंट्रोल करने वाले, जैसे हम कंसोर्टियम की बात करें, अब इनमें कौन हो सकते हैं बच्चों के, इंटरनेशनल रिसर्चर हो सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हो सकती हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम बात करें कि वो यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं जो इसको क्या करती हैं, हैंडल करती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं उसके बाद उसका जो डाटा है बच्चों इस वेबसाइट पे वो अपलोड कर देते हैं। बात समझ में आ गई? Yes. अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ग्रोथ एंड कंटेंट्स ऑफ पीडीबी, ठीक है, पीडीबी हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली ओवर अ टाइम। जाहिर सी बात है बच्चों, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसने जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर डेवलप किया उसके बाद इसे यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो इसकी वजह से वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों क्या कर गया, ग्रो कर गया। एक्सपोनेंशियली का मतलब पहले 2 किए थे, फिर 4 रिसर्च हो गए, फिर 8, इसी तरीके से मतलब बढ़ते जाना रिसर्चेस का। Now it contains 180,000 बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर के 1,80,000 आप कह लें बायोमोलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब डेटाबेस में क्या चीज है, 3D एटॉमिक मॉडल, कोऑर्डिनेट्स, इसी तरीके से स्ट्रक्चरल डिटेल्स, एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये फंक्शनल इंफॉर्मेशन, ये सारा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और फ्यूचर में उसका काम क्या है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों उसका काम क्या है, इन तमाम चीजों को क्या किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है। जी बच्चे, सारे अर्थ मतलब वर्ल्ड में अबंडेंट है प्रोटीन कौन सा है सर? वो तो डिफरेंट है। प्लांट की बात रबिस्को है, प्लांट्स में सर, प्लांट्स में रबिस्को है, और एनिमल में? एनिमल में देखना पड़ेगा। प्रोटीन, एक मिनट, कोलाजन 30% ऑफ टोटल बॉडी प्रोटीन, कोलेजन, ठीक है सर। कोलाजन, ठीक है, 30% ऑफ बॉडीज टोटल प्रोटीन, बॉडीज टोटल प्रोटीन, हाँ जी। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन डाटा बैंक, ठीक है, कॉर्नर स्टोर फॉर बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूलर रिसर्च के जितने भी रिसर्च है उनके लिए एक बेस का काम करता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए, स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप के भाई ये स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये अक्सर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के हवाले से आता है। बात समझ में आ गई है ना कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो इस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। डेवलपिंग द इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज वगैरह बनाने के लिए जो है इस डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन डाटाबेस बेसिस फॉर बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये अगेन आ गया, इसको छोड़ दें, ठीक है, ये शुरू में भी हमने इसको देखा था। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बच्चों क्या होता है कि वही जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें मैथ को, कंप्यूटर को, बायोलॉजी को, इन तीनों को मिला के बनाया गया। बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम का मॉडल बनाने के लिए, या फिर कॉम्प्लेक्स जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है बच्चों उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों जो फील्ड हैं वो आप उनकी बात करें वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्टैटिस्टिकल ओमिक्स है, मेथोडोलॉजी एंड एपिडेमोलॉजी है, इसी तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, अप्लाइड साइंस है, कंस्ट्रेंट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस विद, ये मतलब इस तरह के बहुत सारे जो टूल्स हैं वो सारे के सारे मिलके इस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में यूज होते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेनेटिक प्रोफाइल की बेस पे लोगों को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना। अब उसके बाद जो है बच्चों क्या है, जीन रेगुलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, जीन के फंक्शन किस तरीके से फंक्शन अपने परफॉर्म करता है, किस तरीके से वर्क करता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना।
जो प्रोटीन है उनके 3 डिमेंशनल जो स्ट्रक्चर है उनके मॉडल्स बनाना। अब इसी तरीके से रिपीट एनालिसिस ऑफ लार्ज डाटा सेट्स, बहुत ज्यादा डाटा होता है कंप्यूटर के जरिए उसको बच्चों क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। अब उसके बाद स्टडीइंग द डिजीज मैकेनिज्म को स्टडी करना। इसके अलावा एप्लीकेशंस इन फाइलोजेनेटिक एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, ठीक है, कि वो सिंथेटिक बायोलॉजी या जो फाइलोजेनेटिक्स है इसमें जो है इसके एप्लीकेशंस है बच्चों। फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है? फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है? हाँ, जल्दी बताओ। हेलो, मॉर्निंग। स्टडी ऑफ, आवाज आ रही है सबको? स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी, आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। जी जी सर। हाँ सर। जी। हाँ, जी ऐसे सर। खामोश हो गया जैसे मैंने कहा, फिर मेरा नेट ही चला गया, अल्लाह माफ करे। स्टडी ऑफ हाँ। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक्स बच्चों, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इस चीज को हम नाम देते हैं बच्चों फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है। और सिंथेटिक बायोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों इसमें क्या क्या देखा जाता है कि भाई वही जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, कौन सा फाइलोजेनेटिक जो ट्री है बच्चों, फॉर एग्जांपल भाई जेनेटिक मेकअप को देखते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री आप लोगों ने देखा है कभी? फाइलोजेनेटिक ट्री आप लोगों सर ने ये क्या देखा है लिखा है किसी? रिलेशनशिप में? रिलेशन किधर है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म है, द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें फाइलोजेनेटिक का मतलब एक फाइलोजेनेटिक ट्री होता है कि इससे ये निकला था, इससे ये बना था, इससे ये बना था, इससे वो बना था, एटसेट्रा। तो उस फाइलोजेनेटिक ट्री को विजुअलाइज करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो इंसेस्ट्री को फाइंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में क्या रिलेशनशिप। सर फिलोजेनेटिक। क्या कह रहे हो? हेलो, चलो फिलहाल हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब बच्चों टूल यूज इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इसमें कौन कौन से टूल यूज होते हैं बच्चों? एल्गोरिथम्स, ठीक है, इसी तरीके से मशीन लर्निंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोग्राम लैंग्वेजेस। अब ये बच्चों सारे के सारे कंप्यूटर जो आप कह लें कि जो बेसिस हैं, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटेशन एंड बायोलॉजिकल इंप्रूव्स ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस, जाहिर सी बात है बच्चों, इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ह्यूमन के लिए जो ड्रग्स, मेडिसिन, थेरेपीज वगैरह जो ना, या दूसरी चीजें जो हम इंड्यूस करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? फायदा होता है, उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी अच्छे से गुजरने लग जाती है। अब उसके बाद बच्चों कंप्यूटेशनल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बच्चों, अब यही कि बच्चों एवोल्यूशन को स्टडी करना है, किसको? कंप्यूटेशनल मेथड्स और एल्गोरिथम को स्टडी करके, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद क्या होता है? एनालाइज द लार्ज डाटा सेट सच एज जीनोमिक्स को, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स को, इसी तरीके से लार्ज बायोलॉजिकल डाटा को स्टडी करना, ठीक है। कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है, अब हम एक ह्यूमन के जीन्स को तो नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? सीधा सीधा भाई एक बहुत सा बड़ा डाटा होगा, खोल के रख देंगे शीट पे, ढूंढते रहेंगे, अच्छा इसका जीन किधर था, इसका किधर था। बट ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके हर जीन का जो डाटा है वो फौरन निकाल लिया जाता है। बात समझ में आई है कि लार्ज डाटा सेट है, उसको जो है एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इस कंप्यूटेशनल जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उसका हम यूज करते हैं। यहाँ तक बात ओके है? यस सर। जी सर। अच्छा, अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है और किस तरीके से जो है एवोल्यूशन चलती आ रही है, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करता है। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट होमोलॉजी है। होमोलॉजी क्या है बच्चों? रेफर्स सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनमें क्या है कि उनके स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटीज हैं, उनके फिजियोलॉजी मतलब उनके फंक्शन में क्या वो है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है। इस चीज को स्टडी करना क्या कहलाता है? होमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और होमो का वर्ड बच्चों ये हम सिमिलर के लिए यूज करते हैं, लॉजी हम थिंकिंग के लिए यूज। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जैनब, महविश, बुशरा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं अब आ आ रही। रही है, अब आ रही। अब सही आ रही है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अब आ रही है सही। अब मेरे पास वैसे भी बच्चों डाटा नहीं है, वाईफाई तो यूज ही नहीं कर रहा, डाटा यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं और भी जाऊँ तो हिसाब बराबर ही है। अब अगर सही आ रही है तो चलते हैं हम आगे। अब सही आ रही है। सर सही आ रही है। चलो
तो अब होमोलॉजी क्या है बच्चों कि सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इट एग्जिस्ट ड्यू टू कॉमन एवोल्यूशनरी इंसेस्ट्री अमंग द ऑर्गेनिज्म, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो इंसेस्टर है वो क्या है, वो सेम है। वो क्या है, सेम है। उनका इंसेस्टर सेम है। इसी वजह से बच्चों, ठीक है, कि ये जो होमोलॉजी है उसको हम स्टडी करते हैं, या फिर ये जो होमोलॉजी है वो एग्जिस्ट करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जो सिमिलरिटी है या उनके जो स्ट्रक्चर है उनमें सिमिलरिटी है, और उन्हीं स्ट्रक्चर की वजह से जाहिर सी बात है वो काम भी सेम करते हैं। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, वजह क्या, क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म के जो इंसेस्टर थे वो क्या थे, कॉमन थे। यहाँ तक बात ओके, यस। सही था। अब उसके बाद बच्चों आगे है सीक्वेंस होमोलॉजी सॉरी, सीक्वेंस होमोलॉजी बच्चों क्या है, स्टडीज द सिमिलरिटीज बिटवीन डीएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस और प्रोटीन सीक्वेंस के दरमियान में सिमिलरिटीज को स्टडी करता है। अब इट इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, फंक्शनल कंजर्वेशन को स्टडी करने के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पे बच्चों वर्ड फंक्शनल कंजर्वेशन क्या है, इसका मतलब, अब इसमें बच्चों फंक्शनल कंजर्वेशन का मतलब ये है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन। क्या, सेल टू, सेल कम्युनिकेशन। हाँ, अब वो कैसे है बच्चों, किस तरीके से जो सेल सिग्नलिंग है वो वर्क करती है, इन तमाम चीजों के लिए बच्चों, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सीक्वेंस होमोलॉजी का क्या करते हैं बच्चों, स्टडी करते हैं। अब उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंडिकेट्स शेयर इंसेस्ट्री बिटवीन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, के वो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में शेयर्ड जो इंसेस्ट्री है उसको स्टडी करवाते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या, हेल्प्स द ट्रेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ, के जो लाइफ किस तरीके से इवॉल्व हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस चीज को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोवाइड इंसाइट टू द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स, के प्रोटीन के स्ट्रक्चर, जीन के स्ट्रक्चर को भी मतलब एक डेप्थ जो एनालिसिस है वो भी प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई है? यस। अब बच्चों ये एक इंसेस्टर है जिसका ये जो हिस्टोन H1 जीन है। अब उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों वो जो जीन था उसमें चेंजेस आए, जिसकी बेस पे एक हिस्टोन 1 जीन प्रोड्यूस हुआ, दूसरा हिस्टोन 2 जीन प्रोड्यूस हुआ। अब यही जो जीन्स है बच्चों सीधा सीधा मतलब डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये ह्यूमन में चला गया, ये चिंपैंजी में चला गया। अब जीन्स यही है बच्चों, जीन्स क्या है, यही है। अब देखें अगर ये दोनों जीन्स ह्यूमन में मौजूद है तब हम इसको नाम देंगे पैरालॉग, सिमिलर जीन्स दैट विल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। पैरालॉग का बच्चों क्या मतलब है, जल्दी से बताओ पैरालॉग का, के जीन्स भी क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में फंक्शन भी क्या करेंगे, सेम सिमिलर परफॉर्म। जीन, हाँ सिमिलर जीन, और फंक्शन भी बच्चों उसमें क्या होगा, सेम होगा। इसको हम नाम देते हैं पैरालॉग। अब उसके बाद बच्चों आर्थोलॉग में क्या होता है बच्चों कि वो जो स्पीशीज है वो तो डिफरेंट है, स्पीशीज क्या है बच्चों, डिफरेंट। लेकिन जो जीन काम कर रहे हैं वो सिमिलर है, इसको हम नाम देते हैं आर्थोलॉग। आर्थोलॉग की बात समझ में आ गई, व्हाट इज आर्थोलॉग? यस, डिफरेंट स्पीशीज बट सेम फंक्शन। हाँ कि भाई स्पीशीज क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, डिफरेंट है। डिफरेंट है। और उसके बाद उनका जो फंक्शन है सर बच्चों जी, सिमिलर है। जी जी सर, सर जी ऊपर से एक बार रिपीट कर दे, मेरी लाइट चली गई थी मैं सर। मैं रिपीट करवा देता हूँ। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एनालॉग है। अब एनालॉग क्या चीज है कि भाई जब स्पीशीज भी डिफरेंट हो और उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब आप किंगडम की बात कर लें, यहाँ पे तो चले फिर भी बात कर लें किंगडम एनिमलिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो किंगडम भी चेंज हो गया, तब हम इसे नाम देते हैं एनालॉग को। तब हम इसे किसका नाम देते हैं, एनालॉग स्पीशीज। रिपीट करते हैं। हाँ इसमें मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि बच्चों एक तो उसका किंगडम चेंज हो गया, और उसके बाद किंगडम के अलावा वो जो जेनेटिक जो मेकअप आ रहा है फॉर द सेम जीन, जो जेनेटिक मेकअप है वो भी क्या है, डिफरेंट है। एनालॉग क्या है, एक तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट है, और उनका जो जेनेटिक मेकअप फॉर द सेम जीन है वो भी क्या है बच्चों, डिफरेंट है। फॉर द सेम प्रोटीन वो भी क्या है, डिफरेंट है। बात समझ में आई? यस। जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, और इवन मजे की बात ये कि लेकिन वो फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं, लेकिन फंक्शन क्या है, सिमिलर परफॉर्म करते हैं। हाँ इस चीज को मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, अगर ऑर्गेनिज्म भी सेम हो, जीन भी सेम हो, देन इट इज पैरालॉग। अगर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो लेकिन उनका फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, देन इट इज ऑर्थोलॉग। हाँ। और उसके बाद जब उनका किंगडम भी डिफरेंट हो और जेनेटिक मेकअप भी एक दूसरे से मिलता जुलता ना हो, तब वो क्या होगा, एनालॉग। एनालॉग, और फंक्शन फिर भी वो क्या होगा, सिमिलर होगा। इनको हम नाम देते हैं पैरालॉग। अच्छा मैं बच्चे शेर इसमें मोहम्मद सर जी जी बोले बोले।
सर आपने ऑर्थोलॉग में बताया था कि इसका डिफरेंट स्पीशी होता है और लेकिन जीन जीन सिमिलर सिमिलर होता है, फंक्शन भी सिमिलर होता है। हाँ, फंक्शन सिमिलर होता है कि नहीं? फंक्शन भी सिमिलर होता है। फंक्शन तो सब में सिमिलर आ रहा है ना, लेकिन स्पीशीज डिफरेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो जीन है बच्चों वो सिमिलर है, दोनों के जीन सिमिलर है। अगर एक स्पीशीज के अंदर दो जीन्स हैं वो सिमिलर है और सेम काम करते हैं, देन इट इज पैरालॉग। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, जीन सिमिलर है, देन इट इज ऑर्थोलॉग। और अगर स्पीशीज के किंगडम भी डिफरेंट है और जीन का स्ट्रक्चर भी, जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट है, बट फिर भी वो सेम काम कर, देन इट इज एनालॉग। एनालॉग। अब बच्चे सीक्वेंस सिमोलॉजी की हम बात कर रहे थे, इसमें हमने बात की कि सीक्वेंस सिमोलॉजी क्या है, कि जिसमें हम डीएनए सीक्वेंसेस, आरएनए सीक्वेंसेस और प्रोटीन की सीक्वेंस को क्या करते हैं बच्चों, स्टडी करते हैं। अब ये क्या करता है बच्चों के लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इस चीज को स्टडी करता है। दूसरी कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग जो ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंट सेल्स हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, इस चीज को स्टडी करता है। और उसके बाद बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी है उन सेल्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको भी क्या करता है ये सीक्वेंस जो सिमियोलॉजी है वो भी उसके उसको समझने के लिए भी ये जरूरी है। अब उसके बाद बच्चों जो इसकी इंपॉर्टेंस की हमने बात की कि वो क्या है कि ये शेयर्ड इंसेस्टर इंडिकेट करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उनकी जो इंसेस्टर है वो क्या सिमिलर है। अब जैसे आप बात कर लो माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी बात कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया। अब मुझे ये बताओ कि चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा आया था शुरू से, एरोबिक बैक्टीरिया। यस। देखें बात समझ में आई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बायोलॉजिकल, जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होती हैं और ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। तो अभी इनका जो शेयर्ड इंसेस्ट्री है उसको भी स्टडी करने के लिए हम सीक्वेंस सिमियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ है, उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है कि वो कैसे राइज होती आ रही है, कहाँ कहाँ से उसके डिफरेंट जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज हैं वो बनती आ रही हैं, इन तमाम चीजों को ट्रेस करने के लिए हम इस सीक्वेंस सिमियोलॉजी को यूज करते हैं। और उसके अलावा बच्चों के जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स या प्रोटीन है उसको इन डेप्थ स्टडी करने के लिए, उनका जो नॉलेज है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस सिमियोलॉजी को यूज करते हैं।